नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में, जिसमें लेकर आ गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स, जिसमें आप लोगों को जो है यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी जीके और उसके जो है यूपी का करंट अफेयर्स कराया जाएगा इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो यदि आप लोग जो हैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे लेखपाल हो, एसजीटीए हो, लोअर पीसीएस हो, एक्सेट्रा, यदि आप लोग जो हैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जो है आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो प्रश्न डिजाइन किया गया है वह बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है और बहुत अच्छे लेवल के जो है प्रश्न कराए जाएंगे, आप लोग निश्चित रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स भी रहेगा यूपी जीके का और साथ ही साथ स्टैटिक भी कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध नगर है यहीं पर जो है अवाडा समूह के द्वारा स्थापित हुई है सौर विनिर्माण इकाई। इसी को जो है महत्व के संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को ध्यान रखना है कि सौर या सोलर जो इन्वेस्टमेंट यूनिट है इसकी जो है स्थापना गौतम बुद्ध नगर में हुई है। फर्स्ट कह रहा है कि जो है मुख्यमंत्री ने जो है नोएडा में 5 गीगावाट की जो है एकीकृत सौर विनिर्माण जो है इकाई इसका शिलान्यास किया है। सेकेंड कह रहा है कि यह जो परियोजना है उत्तर प्रदेश के वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में सहायता करेगी। इस इकाई का जो उद्देश्य है केवल स्थानीय घरेलू सौर पैनलों की आपूर्ति करना है और इसका जो है राज्य की अर्थव्यवस्था में कोई संबंध नहीं है। तो देखिए जहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो सौर विनिर्माण इकाई है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो शिलान्यास कह सकते हैं यह सीएम के द्वारा ही किया गया है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट। तो मुख्यमंत्री ने जो है नोएडा में 5 गीगावाट जो एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई है इसका शिलान्यास किया है। यह जो परियोजना है उत्तर प्रदेश के जो वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करेगी। तो बिल्कुल यह भी करेगी। लेकिन जो थर्ड कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य है केवल स्थानीय घरेलू जो सौर पैनल है इन्हीं की आपूर्ति करना है और साथ ही साथ इसका जो है राज्य की जो अर्थव्यवस्था है इसके संबंधित नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परियोजना हो जहाँ पर केवल शब्द लग जाए वो मैक्सिमम 99% चांस है कि वह रॉन्ग ही होगी। तो ध्यान रखना है आप लोगों को केवल स्थानीय नहीं, इसलिए और साथ ही साथ जो है यह जो है राज्य की जो अर्थव्यवस्था है $1 ट्रिलियन 2029-30 उसमें भी अपना योगदान देगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो है थर्ड क्या हो जाएगा गलत। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इस परियोजना को बिल्कुल डिटेल में, ताकि यदि इससे जो है प्रश्न बने तो इससे बाहर न जाएं। तो इंटीग्रेटेड जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यह कहाँ पर स्थापित की गई है, तो नोएडा में। तिथि आप लोग यदि याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, 8 मार्च 2025 को स्थापना किया गया। और मुख्य बिंदु क्या रहा है, तो 5 जो गीगावाट सोलर यूनिट है और साथ ही साथ 1.5 गीगावाट जो मॉड्यूल यूनिट है इसका उद्घाटन जो हुआ है हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसका महत्व क्या रहा है, तो देखिए यह जो है अच्छे ऊर्जा को बढ़ावा देगी और रोजगार भी सृजन करेगी और साथ ही साथ जो है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जो है इसमें भी जो है अपना योगदान देगी कहीं ना कहीं जो है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि केवल स्थानीय से रिलेटेड नहीं है, यानी यह जो परियोजना है बहुत मतलब कि जो अच्छे ऊर्जा कह सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं और साथ ही साथ रोजगार भी मतलब कि सृजन करेगी और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जो लक्ष्य में अपना जो है योगदान देगी। तो ये इसका जो है महत्व है। टारगेट क्या है, तो 2026-27 तक जो है 22,000
वाट जो है सोलर उत्पादन करना है। ध्यान रखना है कि क्या उत्पादन करना है, सोलर से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान रखना है, बिजली यानी 22,000 मेगावाट की। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा गौतम बुद्ध नगर जिला जो है उसे देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है 1 जून 1997 को बुलंदशहर और जो गाजियाबाद है इसी को काटकर मतलब कि बनाया गया था गौतम बुद्ध नगर। अभी हाल ही में जो है आप लोग बताना है कि कमेंट बॉक्स में जो कल्याण नगर बनने वाला है वो भी बना नहीं है, उत्तर प्रदेश का 76वां डिस्ट्रिक्ट, वह किन दो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट को काटकर बनाया जाएगा, आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका जिले का जो हेडक्वार्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में है। पर्यटन और संस्थान तो देखिए यहाँ पर जो है ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, माफ़ कीजिएगा बोटेनिकल गार्डन है, सूरजपुर आंध्रभूमि है और साथ ही साथ इस्कॉन मंदिर है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण संस्थान, तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान भी है और एनडीआरएफ जो है इसका हेडक्वार्टर भी है, यानी जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है इसका जो हेडक्वार्टर है यहीं पर। और साथ ही साथ जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है। यहाँ पर रेडीमेड जो गारमेंट है यानी जो सिले सिलाई वस्त्र होते हैं उससे रिलेटेड है। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है यह 2018 में कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थापना दिवस हुआ है 24 जनवरी 2018 को, उसी के समय जो है लागू की गई थी। यह किसका विजन था, तो उस समय जो तत्कालीन जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे राम नाईक, उन्हीं का जो है विजन था। आप लोगों को इतना जो है जरूर ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तथा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आप लोग जो है सपोर्ट दिखाएंगे तो बहुत अच्छे लेवल से जो है और आप लोगों को कराया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो फर्स्ट देख चुके हैं हम लोग, अब देख लेते हैं सेकेंड। उत्तर प्रदेश पेयजल में जो है फ्लोराइड संदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह समस्या है जो फ्लोराइड संदूषण कह सकते हैं, प्रदूषण कह सकते हैं। तो यह जो है देखी गई है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्लोराइड की जो मात्रा है यहाँ पर लगभग 4 से 5 गुना जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए 1 लीटर में, उससे 5, 6, 7 गुना तक हो गई है। इसलिए जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड हो जाता है और साथ ही साथ हेल्थ इशू हो जाएगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आप लोग इसे जो है अवश्य मतलब कि पढ़ लेना ध्यान से। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO तथा भारतीय जो मानकों के अनुसार पेयजल में जो फ्लोराइड की सुरक्षित सीमा होना चाहिए, ये होने चाहिए 1 लीटर में 1.5 मिलीग्राम, यानी 1.5 मिलीग्राम तक यदि है फ्लोराइड की कंटेंट मतलब की मात्रा, तो वह जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह जो है बिल्कुल राइट है, यानी WHO और जो भारतीय मानक है इन्हीं के अनुसार जो है पेयजल में यानी जो पीने योग्य पानी है इनमें जो है फ्लोराइड की मात्रा 1.5 तक क्या है एक्सेप्टेबल है, यानी सुरक्षित है। इससे ज़्यादा होने पर जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि जो फ्लोराइड की अत्यधिक सांद्रता यानी फ्लोराइड के जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा यानी अत्यधिक, तो इसके लेवल फ्लोरिस हो सकता है, जिससे क्या हो सकती है कि हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाएंगी। यानी जब हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाएंगी तो इसे ही क्या कह सकते हैं, तो स्केलेटस फ्लोरोसिस कहा जाता है। यह कब तब होगा जब फ्लोराइड की मात्रा क्या हो जाएगी, एक लिमिट से बहुत अधिक हो जाएगी, तब तो क्या राइट हो जाएगी। यह भी मतलब कि सही कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि सोनभद्र का जो कोन और मियाँपुर कह सकते हैं जो ब्लॉक हैं या फिर मतलब कि जो क्षेत्र है यहाँ का, यहीं पर जो है ये समस्या देखी गई है फ्लोराइड की, जो निर्धारित स्तर मानक से लगभग ध्यान रखना है आप लोगों को 5 से 6 गुना क्या है अधिक है। बिल्कुल यह भी राइट है, यानी जो यह समस्या मुख्य रूप से देखी गई है कहाँ पर देखी गई है, सोनभद्र में। ऐसा नहीं है कि जो है सोनभद्र में ही है, उत्तर प्रदेश के या भारत के जो है बहुत सारे राज्य और डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है फ्लोराइड का कंटेंट बहुत सारा है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों विकल्प क्या हैं, राइट है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग अब थोड़ा सा इसे। देखिए जो इसकी समस्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे जो मतलब कि देखिए यहाँ पे यदि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो देख सकते हैं आप लोग जो हैं कि हड्डियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और साथ ही साथ जो है दांत को भी यह नुकसान पहुँचाता है, कैविटी कह सकते हैं, या फिर दांत को भी जो है डेंटल मतलब कि कहीं कहीं ना कहीं फ्लोराइड के कारण ही
समस्या होती हैं। तो यह कहाँ पर मतलब कि देखा गया है सर्वाधिक, तो सोनभद्र में इसकी समस्या देखी गई है। समस्या इससे क्या हुआ है कि 2 लाख से अधिक जो लोग हैं इससे प्रभावित हुए हैं। फ्लोराइड स्तर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1.5 mg पर लीटर होने से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर 1.5 से लगभग कितना हो गया है, 5 से 6 गुना अधिक हो चुका है। इससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं कौन से हैं, तो कौन है, बभनी है, मैनपुर और दुद्धी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे स्वास्थ्य प्रभाव क्या पड़ता है, तो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो है जन्म से विकलांगता हो सकती है, और बुजुर्ग चलने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। इसकी जो है यदि कम मात्रा है तो दांतों के लिए लाभदायक होती है, लेकिन अधिक मात्रा होने पर फ्लोरिस प्लस हड्डी रोग हो जाता है। यानी ध्यान रखना है कि यदि इसकी जो है कम मात्रा है, कह सकते हैं एक लिमिट में है, तो यह दांतों को क्या है, लाभदायक ही पहुंचाएगी, न कि नुकसान। लेकिन यदि अधिक मात्रा में हो जाएगी तब आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्लोरोसिस हो जाएगा। आप इतना हो मतलब कि आई थिंक आप लोगों को पता हो गया, मतलब कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाली देश की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है, यहीं पर जो है देश की यानी भारत की जो है फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी स्थापित हुई है। इसी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कह रहा है कि यह जो रिफाइनरी है प्राथमिक खनन के बजाय ई वेस्ट से जो निकलने वाले ब्लैक मास है, इसी के जो है यहाँ पर जो है 2 होगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो है इसकी जो मुख्य इम्पॉर्टेंट यह बात है कि इसका जो है प्राथमिक खनन, जिससे कि ई वेस्ट के बजाय, मतलब कि ई वेस्ट से निकलने वाले जो ब्लैक मास है उसी के क्या है, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण पर आधारित है। यह जो है फर्स्ट जो लिथियम रिफाइनरी है जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित की गई है। तो वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। इसका जो उद्देश्य है लिथियम आपूर्ति के लिए भारत की जो है चीन पर निर्भरता को कम करना है, और साथ ही साथ जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। क्योंकि जो भी मतलब कि जो लिथियम आयन कह सकते हैं, लिथियम से रिलेटेड जो जैसे कि बैटरी हुआ, सिलिकॉन कंडक्टर हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं लिथियम का यूज किया जाता है उसमें। तो ये सभी के सभी जो मेटल है, कह सकते हैं जो मिनरल है, यहाँ भारत में मतलब कि बहुत कम पाए जाते हैं, चीन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसलिए जो है भारत जो है आपूर्ति करता है चीन से। तो यदि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी तो इससे क्या होगा कि चीन पर निर्भरता जो है भारत की कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य भी राइट हो जाएगा। यह जो है रिफाइनरी केवल लैपटॉप बैटरी के लिए लिथियम उत्पादन करेगी। भाई जहाँ पर केवल आ जाए वहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब कि 99% क्या है, रांगी हो जाएगा। लैपटॉप ही नहीं, ईवी जो ईवी में लगने वाली बैटरी है, इसमें भी तो जो है लिथियम का यूज किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी 1 और 2 सत्य हैं, लेकिन थर्ड क्या है, असत्य है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो स्थान यानी ये कहाँ पर स्थापित हुई है, तो ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश। कंपनी कौन सी है, तो लोहम कंपनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी क्षमता क्या रही है, तो 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष शुरुआत में, और 2029 तक जो है 20,000 मीट्रिक टन जो है यहाँ मतलब कि उत्पादन करेगी। यानी इतना मतलब कि इसकी क्या है, क्षमता रहेगी। स्रोत तो ई वेस्ट यानी ब्लैक मास से लिथियम एक्सट्रैक्शन बनाना है। और महत्व कह सकते हैं तो जैसे कि ईवी में हुआ, स्मार्टफोन में हुआ, लैपटॉप में इसका यूज होता है, और साथ ही साथ जो है भारत की जो है चाइना पर निर्भरता भी यह कम करेगी। देख लीजिए लिथियम जो है रिसर्च जो है मतलब कि कहाँ पर जो है भारत में लिथियम पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर है। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, तो हमारे लिए उतना इसके मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे जो है देख ले सकते हैं। जैसे कि राजस्थान हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ वाला रीजन यहाँ पर यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के उन सांस्कृतिक तत्वों शहरों के युग्मों पर विचार कीजिए जिन्हें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या रचनात्मक जो शहर हैं इनकी श्रेणी के लिए प्रस्तावित किया गया है। देखिए यह 2025 का डाटा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, इसलिए जो है आप लोगों को मतलब करा दिया जा रहा है। तो देखिए कन्नौज को भी भेजा गया था, फिरोजाबाद, आजमगढ़ और वाराणसी, यानी सभी युग्मों को जो है
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या रचनात्मक श्रेणी के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था। इसका आप लोग देख सकते हैं कि कन्नौज को इत्र, क्योंकि इत्र नगरी भी कहा जाता है, जो देग भाफन विधि है इसी के लिए, और फिरोजाबाद की जो कांच की कला है, फिरोजाबाद को जो है फिरोजाबाद कांच के लिए फेमस है, इसलिए जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि कांच से क्या बनती है, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ कौन पहनती हैं, तो सुहागन ही पहनती हैं, इसलिए जो इसे सुहाग नगरी कहते हैं। आजमगढ़ का जो निजामाबाद है, यहाँ के जो है ब्लैक पॉटरी, यह इसके लिए भी मतलब कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या रचनात्मक शहर की श्रेणी में जो है प्रस्तावित या नामांकित किया गया था। और वाराणसी की जो गंगा आरती है, इसे भी, यानी कहीं ना कहीं जो है चारों ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताना है, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि आजमगढ़ का जो है निजामाबाद, यह ब्लैक पॉटरी यानी काले जो बर्तन हैं कह सकते हैं, उसके लिए फेमस है। लेकिन आप लोगों को बताना है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि लाल बर्तन यानी रेड पॉटरी कह सकते हैं, लाल बर्तन के लिए कौन सा शहर फेमस है। तो देखिए मिर्जापुर का एक है चुनार, चुनार जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, चुनार यह जो है लाल बर्तन यानी रेड पॉटरी के लिए फेमस है। लेकिन अगर ब्लैक पॉटरी पूछ लेता है तो निजामाबाद, तो आप लोग जो है इसे जरूर याद रखना है। तो उद्देश्य से अब देख लेते हैं हम लोग, आप लोगों को मतलब कि इसके जो है रचनात्मक के यदि श्रेणी में यह प्रस्तावित हो जाते हैं तो इसका जो है क्या योगदान रहता है। तो उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिल जाएगी, यानी ग्लोबल जो है इसका कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशन हो जाएगा। चयनित शहर में तत्व हम लोग देख ही चुके हैं, कन्नौज, देखिए बरसाना के मथुरा और लट्ठमार होली के भी जो है नामांकित किया गया था। वाराणसी के गंगा आरती हुआ, फिरोजाबाद का कांच उद्योग और आजमगढ़ का निजामाबाद का ब्लैक पॉटरी। देखिए इससे क्या होता है कि जो इसके अन्य प्रयास में जो है वो बुंदेलखंड के भी थे, जैसे कि आल्हा गायन, राई नृत्य। इसके लाभ क्या होते हैं, तो ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय इसकी जब पहचान मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है पर्यटन में तो वृद्धि होगी, तो बिल्कुल, और साथ ही साथ कारीगरों को भी संरक्षण, जब इसके जो है ग्लोबल मतलब कि जानकारी मतलब कि जो हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है इसे खरीदेंगे, तो जो कारीगर हैं उसी में जो है अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी तो संरक्षण प्राप्त होगा, तो भी क्या हो जाएगा, इसके लक्ष्य यानी कह सकते हैं लाभ हो जाएगा, इसलिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में जनजाति और सामाजिक विकास के लिए जो घोषित नई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। तो फर्स्ट है, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना है जो अब हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो फर्स्ट है बिरसा मुंडा, इसके मतलब कि जो बिरसा मुंडा परियोजना है, यह बिरसा मुंडा के 50वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है 2 जनजाति जो है संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा के जो है 150वें जन्म जो वर्ष था, इसी के उपलक्ष्य में मिर्जापुर और साथ ही साथ सोनभद्र में 2 जनजाति जो है संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। हम लोग सभी जानते होंगे आई थिंक कि जो सोनभद्र है यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, और इसीलिए जो है मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया है। और सेकंड कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो छात्रावास योजना है, इसके तहत जो है समाज कल्याण छात्रावासों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है छात्रावास योजना है, इसी के तहत जो है समाज कल्याण छात्रावासों का जो है निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा, तो यह भी राइट है। थर्ड है, जो सरदार पटेल जनद्वीप आर्थिक क्षेत्र को जो है PPP मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा, ताकि जो है हर परिवार से कम एक व्यक्ति को क्या मिल सके, तो रोजगार मिल सके, तो यह भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 1 और 2 तीनों जो है परियोजनाएं कहीं ना कहीं क्या है, सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की जो हाल ही में 10 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं। तो देखिए फर्स्ट है माता सबरी योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए परीक्षा में बन सकता है, इसलिए आप लोग जो है एक बार यदि मतलब कि देख लेते हैं तो सभी मतलब कि पता हो जाएगा। तो माता सबरी योजना जो है, यह जो है शुरू की गई थी मंडियों के में कैंटीन और विश्राम गृह से रिलेटेड है, और यह जो है इससे क्या होता है कि जैसे कि किसानों और मजदूरों को जो है सस्ती सुविधा मिल सके, इसलिए जो है माता सबरी योजना शुरू की गई थी। सरदार पटेल योजना में जनद्वीपी आर्थिक क्षेत्र है, PPP मॉडल पर, और हर परिवार से कहीं न कहीं एक व्यक्ति को जो है रोजगार देना, यह जो है सरदार पटेल जो परियोजना है इसके अंतर्गत।
थर्ड है जो है माता अहिल्याबाई होलकर योजना। इसके तहत क्या है कि जो वर्किंग वुमेन हैं यह जो है हॉस्टल में कार्य करेंगी। जो भी कह सकते हैं औरतें हैं, यह जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं यहीं पर जो है जो हॉस्टल है यहाँ पर जो है इनके जो है काम मिलेगा। यानी जैसे कि वाराणसी हुआ, मेरठ हुआ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में। यह किसके तहत कार्य किया देंगे तो माता अहिल्याबाई योजना जो होलकर योजना है इसी के तहत। 4 है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। यह जो है मेधावी छात्रों को जो है स्कूटी प्रदान किया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत। इसके लिए 400 करोड़ जो है बजट भी जो है दिया गया है। संत कबीरदास जो योजना है यह जो है इसके तहत जो है 10 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जो है लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क भी समर्पित हैं। 6 है संत रविदास योजना। इसके तहत जो है लेदर पार्क जिससे कि आगरा सहित 2 पार्क बनाए जाएंगे, आगरा में भी बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, समानता और श्रम सम्मान मिलेगा। 7 है चौधरी चरण सिंह योजना। यह जो है इसके तहत क्या होगी तो लखनऊ में जो है सीड पार्क का मतलब सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। यह जो चौधरी चरण सिंह योजना है यह किसानों से रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए जो है यह सीड पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा और किसानों को जो है उच्च गुणवत्ता बीज प्रदान किया जाएगा। कौन सा है तो चौधरी चरण सिंह, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो चौधरी चरण सिंह जी हैं इन्हें जो है किसानों का नेता भी कहा जाता है, इसलिए इन्हीं के नाम से यह परियोजना जो है चला दी गई है किसानों के लिए। तो आप लोगों को जो है इसे याद करना मतलब कि आसान हो गया। 8 है अटल बिहारी वाजपेयी जो है योजना है। तो यह जो है शहरी क्षेत्रों में पुस्तकालय स्थापना करने की और साथ ही साथ ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देगी। 9 है BR अम्बेडकर योजना। ये जो योजना रहेगी छात्रावास के निर्माण और पुनर्निर्माण करेगी, यानी छात्रावास जो है इसके तहत जो है यूपी में जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पे निर्माण किया जाएगा और जहाँ पर नहीं होगी उसी छात्रावास को मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, मतलब उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, सामाजिक कल्याण के लिए होगा। 10th है बिरसा मुंडा योजना जो मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है इसके तहत ही 2 जनजाति संग्रहालय बनाई जाएगी। जब 150वीं जयंती मनाई गई थी मतलब कि बिरसा मुंडा के दिवस पर ही। तो ये आप लोगों को रही उत्तर प्रदेश की 10 प्रमुख योजनाएं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि जो सरोजिनी नायडू जी हैं यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सरोजिनी नायडू हैं यह उत्तर प्रदेश की क्या है प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, या फिर यह जो है भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। सुचेता कृपलानी न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि जो है भारत के किसी भी राज्य की जो है पहली महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री थी। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह भी क्या है सत्य है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी उम्र जो है 38 वर्ष, मतलब कि 38 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री का मतलब कि बनने का गौरव प्राप्त किए थे। तो यह भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी जो है अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं अभी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि श्री M.A. खान यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। यह भी क्या हो जाएगा राइट, यानी चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया है उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की मतलब कि चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग फोर्थ नहीं मतलब कि ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 तो आप लोग अवश्य याद कर लें, 2 1 और 2। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रथम रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल कह सकते हैं कौन हैं तो सरोजिनी नायडू जी हैं। सबसे अधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं तो मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। कितनी बार तो 2-2 बार बने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और पहले CM कौन रहे हैं तो गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर कह सकते हैं या मतलब कि रिहंद जो बांध है इन्हीं के मतलब कि जो पीछे बनी हुई आर्टिफिशियल लेक है इन्हीं के नाम पर पड़ी है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कहाँ पर है तो सोनभद्र में। पहले उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं तो चौधरी नारायण सिंह रहे हैं, और पहली महिला CM उत्तर प्रदेश या कहें इंडिया तो सुचित्रा कृपलानी, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मतलब कि भारत के भी किसी राज्य की फर्स्ट CM रही हैं। और सबसे युवा हम लोग देख ही चुके हैं कि अखिलेश यादव 38 वर्ष, और सबसे अधिक तो
मतलब कि मायावती कितनी बार, तो 4 बार। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सर्वाधिक जो है सबसे अधिक जो है सीएम बनी है कौन, तो मायावती कितनी बार, 4 बार। और सबसे कम उम्र के सीएम बने हैं अखिलेश यादव। पहले मुख्य न्यायाधीश तो स्वतंत्र से पहले जो है वाल्टर मॉर्गन थे और बाद में जो है बिंदु भूषण मलिक। स्वतंत्रता से पहले पूछता है तो वाल्टर मॉर्गन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ध्यान रखना है, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और बाद में पूछता है तो बिंदु भूषण मलिक हो जाएंगे। पहले विधानसभा अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है पूछिए मत। सबसे अधिक बार जो है स्पीकर कौन बने हैं, तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी, कितनी बार, तो 3 बार बने हैं। और पहले लोकायुक्त कौन है, तो विशंबर दयाल हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो जस्टिस एम ए खान, हम लोग देख ही चुके हैं। और पहले विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो चंद्रभाल। आप लोगों को इतना जो है याद रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उनकी सीमाओं के संदर्भ में आप लोगों को विचार करना है दिए गए कथनों पर। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, यह उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है इससे क्या है अधिक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर मतलब कि देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम बिल्कुल यह कितना है 650 किलोमीटर है। और इतना है उत्तर से जो दक्षिण है 240। तो क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं अधिक है, तो क्या है, यहाँ राइट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं यह 8 राज्यों के साथ और साथ ही साथ जो है एक केंद्र शासित जो प्रदेश है, यानी कह सकते हैं कुल 9 मतलब कि मल्टी है इसकी बाउंड्री। ये ओवरऑल पूछता है तो 9 स्टेट कह सकते हैं। और यदि पूछ लेता है केवल मतलब कि यदि दिल्ली को शामिल कर लेता है तो 9। और यदि केवल प्योर राज्यों के साथ पूछता है तो 8 राज्यों के साथ इसकी जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 1 और 2 सत्य हो जाएंगे। थर्ड क्या कह रहा है कि राज्य की जो है सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ और जो सबसे छोटी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो बिल्कुल यह भी राइट है। जो मध्य प्रदेश के साथ है इसके साथ 13 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है इसके साथ केवल एक कौन सा, तो सहारनपुर लगता है। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों क्या हैं, सत्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसे बिल्कुल डिटेल में। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं, तो उत्तर प्रदेश की जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी इस साइड से इस साइड जो है, यानी कह सकते हैं शामली से लेकर बलिया तक, इसकी जो कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो शामली है यह उत्तर प्रदेश की जो है सबसे पश्चिमी है और जो बलिया है सबसे पूर्वी है। तो पश्चिमी और पूर्वी को तो ही लेगा, तो इसके और इसके मध्य जो है कुल लेंथ कितना है, तो 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है, सहारनपुर से लेकर देखिए कहाँ है, माफ कीजिएगा सोनभद्र, क्योंकि ललितपुर इतना ही है, देखिए सोनभद्र इससे ज़्यादा आएगा। तो यानी सोनभद्र से सहारनपुर की जो चौड़ाई है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कितना है, 240 किलोमीटर है। यानी क्या है, इससे मतलब कि इससे क्या है, कम ही है 650 किलोमीटर से। जो पूर्व से पश्चिम दूरी उत्तर दक्षिण से क्या है, अधिक है, यह भी राइट है। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो है सीमाएं 8 राज्यों के साथ और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 से लगती हैं। और इसके साथ ही साथ जो है एक देश कौन सा है, तो नेपाल, इसके साथ भी तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री मतलब कि साझा करता है। कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो नेपाल के साथ, तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है लगते हैं। कौन कौन से, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बहराइच के बाद जैसे कि सिद्धार्थनगर हुआ और उसके बाद जो है श्रावस्ती है और उसके बाद जो है सिद्धार्थनगर है, उसके बाद महाराजगंज, यानी 7 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है लगे हुए हैं इसके साथ। देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ भी हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के साथ हैं और 7 ही डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी के साथ है। उत्तराखंड के साथ जो है 7 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि जो मतलब कि सहारनपुर हुआ, उसके बाद मुरादाबाद हुआ, सहारनपुर हुआ, बिजनौर हुआ, मुरादाबाद हुआ, सॉरी बिजनौर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मुजफ्फरनगर था। देखिए सहारनपुर ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से है। तो देखिए सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। यह है उत्तराखंड के साथ। और उसी साथ जो है नेपाल को आप लोग देख ही चुके हैं। बिहार का भी साथ है, कौन कौन सा है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया हुआ, बलिया हुआ,
उसके बाद चंदौली हुआ और सोनभद्र हुआ, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और जो है उसके साथ जो है जो सोनभद्र है इसकी जो बाउंड्री है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, मतलब सॉरी मात्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो है बाउंड्री 4 स्टेट के साथ लगती है। कौन कौन से? तो बिहार के साथ भी लगती है, झारखंड के साथ भी लगता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी लगता है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है। यह रहे मतलब कि सोनभद्र। देखिए जो महाराजगंज है ना, ये महाराजगंज इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ और जो है बिहार के साथ लगती है। उसी प्रकार जो पीलीभीत है इसकी जो बाउंड्री है उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है। और यहाँ पे जो सहारनपुर है इसकी जो है 3 मतलब कि राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड हुआ, इधर है हरियाणा और इधर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है एक ही लगता है, केवल सहारनपुर आप लोगों को ध्यान रखना है। और हरियाणा के साथ जो है 6 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के लगते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है। सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, इधर इस साइड आएंगे तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा इस साइड, उसके बाद अलीगढ़ है थोड़ा सा, उसके बाद मथुरा है। 6 डिस्ट्रिक्ट जो है। देखिए यहाँ पे जो हरियाणा है इस जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद की सीमा जो है हरियाणा के साथ नहीं लगती है। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसे जो है याद रखना है, ठीक। उसके बाद जो राजस्थान है, राजस्थान के साथ जो है केवल 2 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? तो एक है जो है मथुरा और एक है आगरा। आप लोगों को ध्यान रखना है, आगरा और मथुरा। देखिए जो मथुरा है इसकी जो बाउंड्री है ये हरियाणा और आगरा के साथ भी लगती है, और जो सॉरी आगरा और राजस्थान के साथ भी लगती है। और जो आगरा है इसकी जो सीमा है आगरा और मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश के साथ 13 जो डिस्ट्रिक्ट और कहीं कहीं पर जो है 14 डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है। तो आप लोग जो है मतलब देख सकते हैं इसे, जैसे कि सोनभद्र हुआ, यह भी लगता है, मिर्जापुर हुआ, यहाँ पर है मतलब कि प्रयागराज 3 हो गया, चित्रकूट 4, बांदा लगता है, महोबा लगता है, ललितपुर हुआ, झांसी हुआ, जालौन हुआ, इटावा हुआ। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है मतलब कि इटावा हुआ, फिरोजाबाद हुआ और आगरा हुआ। यानी 13 डिस्ट्रिक्ट जो है अप्रॉक्सीमेट आप लोग देख सकते हैं, कहीं कहीं 14 डिस्ट्रिक्ट भी दिया रहता है लेकिन 13 डिस्ट्रिक्ट ही लगते हैं। तो यह रहे मैं आप लोगों को ओवरऑल बता दिया हूँ, केवल मौखिक। इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं तो उत्तरा मतलब कि दिशा के अनुसार, जैसे कि उत्तर में उत्तराखंड है, देख लीजिए आप लोग उत्तर में ही तो है उत्तराखंड, और उसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम है, तो बिल्कुल उत्तर पश्चिम में है। और बचा का पश्चिम में क्या है? हरियाणा है, दिल्ली। देख लीजिए इधर पश्चिम में कौन सा? हरियाणा है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, साथ साथ राजस्थान भी है, पश्चिम में ही तो है। पूरब में क्या है? तो पूरब में बिहार है, और दक्षिण पूरब में पूछ लेता है तो झारखंड। तो दक्षिण पूरब में यह हो जाएगा झारखंड, और एकदम दक्षिण पूछता है तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ही है तो है मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ भी है यहाँ पर जो। और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जनगणना, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल जनगणना ही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या जो वाला जो जिला है प्रयागराज है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है। सर्वाधिक जो है रूरल यानी जो ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ भी प्रयागराज में ही पाई जाती है। और सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या है कहाँ की है? तो महोबा की है, बिल्कुल यह भी राइट है। और कुल साक्षरता जो दर है उत्तर प्रदेश की वो कितना है? 67.7%। यह भी क्या है? राइट है, यानी 67.7% जो है एवरेज जो है उत्तर प्रदेश की जो है क्या है? साक्षरता दर है। और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पूछा है भाई, नगरी पूछा है तो 77, यानी 100 में लगभग 78 लोग क्या शहर में रह रहे हैं? नहीं, 100 में लगभग केवल जो है 22 लोग क्या रह रहे हैं? शहर में। तो क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। यहाँ जो है ग्रामीण का दिया है ना कि शहरी का, उल्टा दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देख लेते हैं तो कुल जनसंख्या कितनी रही? तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को ध्यान रखना है 20 करोड़, यानी एग्जैक्ट पूछ लेता है तो 19,98,12,341 लोग। पुरुष जिनमें तो 10,44,80,510 लगभग जो है 52%, कुछ पॉइंट थे। और महिला जो है लगभग जो है आप लोगों को ध्यान रखना है अप्रॉक्सीमेट 48 दशमलव मतलब 47 दशमलव कुछ पॉइंट था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो आप लोग 52-48 कर सकते हैं, जिनकी जनसंख्या है 9,53,31,831। और लिंगानुपात कितना रहा है? तो 912 प्रति 1000 पुरुष पर। और जनसंख्या घनत्व 829
प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर में एवरेज लिया गया है। ये 829 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 10 की वृद्धि दर 20.23%। और सर्वाधिक यदि पूछ लेता है 10 की वृद्धि दर कहाँ पर देखी गई है, तो गौतम बुद्ध जो नगर है यहाँ पर सर्वाधिक जो है 10 की वृद्धि दर देखी गई है। साक्षरता दर तो 67.68%, जिनमें पुरुष आप लोग इसमें जो है 10 मतलब कि एवरेज 10 ऐड कर लेंगे तो पुरुष का आ जाएगा, और एवरेज जो है एवरेज से 10 घटा देंगे तो मतलब कि इक्वल मतलब कि महिला का आ जाएगा। तो 77.28% पुरुष हो जाएगा, 57.18% महिला साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और शहरी आबादी जनसंख्या कह सकते हैं 22.27% है, और ग्रामीण 77.73% निवास करती हैं। जिला संबंधी तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, जिसे पहले क्या कहा जाता था, इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा है। नेक्स्ट है, ताज महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 में इस महोत्सव की जो थीम रही है, यहाँ धरोहर रखी गई थी। तो देखिए जो ताज महोत्सव है इसकी जो है थीम क्या है, तो धरोहर थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह उत्सव जो है मुख्य रूप से कहाँ पर, आगरा। तो ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में ही है, इसलिए आप लोग इसे जो है याद कर सकते हैं। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में मनाया जाता है। जो स्थानीय कलाओं के साथ साथ मुगलकालीन और नवाबी संस्कृति को भी प्रेरित है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुगलकालीन कह सकते हैं कि मुगलकालीन मतलब कि मुगलकालीन सम्राट ही तो रहे हैं, जैसे कि अकबर ने तो मतलब राजधानी बनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब कि सल्तनत भी रही है, लेकिन सर्वाधिक जो है मुगलकालीन यहाँ पर स्थापत्य कला जो है प्रभावित है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 1992 में उत्तर प्रदेश जो पर्यटन विभाग है इसके द्वारा स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो आप लोगों को क्या बताना है, सत्य बताना है। तो देखिए कहीं ना कहीं यह भी राइट हो जाएगा कि यह जो है ताज महोत्सव, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो वहाँ का स्थानीय जो लोग हैं, शिल्पकार हैं, इसी को जो है बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश जो पर्यटन विभाग है यह जो है महोत्सव शुरू किया था 1992 में। यानी करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के ऐतिहासिक और वर्तमान ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि फर्स्ट में दिया है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1827 ईस्वी में होती है। तो देखिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यह जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह आप लोगों को डाटा याद रखना है, बिल्कुल क्या है, सत्य है। वाराणसी स्थित जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यानी BHU, यह जो है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। क्या है, यह भी राइट है। तो बिल्कुल यह जो है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, यानी 2 भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य स्तरीय जो है खुला यानी ओपन विश्वविद्यालय है, यानी क्या है, राइट हो जाएगा यह भी। यानी जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र कह सकते हैं राज्य स्तरीय खुला विश्वविद्यालय है, और यह कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जो पहला विश्वविद्यालय रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1827 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और एशिया का सबसे बड़ा जो आवासीय विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में होती है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है एनी के सहयोग से। सबसे अधिक जो विश्वविद्यालय वाला जिला है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो लखनऊ है। और ओपन जो यूनिवर्सिटी है राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कहाँ पर है, तो प्रयागराज में ही है। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय है इसका जो गठन होता है यह कब होता है, 1972 में। यह कहाँ पर है, यह कह सकते हैं इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो प्रयागराज में ही है। और साथ ही साथ जो है माध्यमिक शिक्षा जो सेवा चयन बोर्ड है इसके जस्ट 10 वर्ष बाद जो है यह भी मतलब कि बन जाता है, कहाँ पर, तो प्रयागराज में ही। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों और उनके जो उपनामों हैं
इन्हीं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर और चर्म उद्योग का केंद्र माना जाता है या कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट है। देखिए जो कानपुर है यह उत्तर भारत का कह सकते हैं या उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, इवन उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है चर्म उद्योग के लिए भी प्रमुख केंद्र रहा है। यानी एक और दो दोनों के मतलब कि एक क्या हो जाएगा, एक में दो हो गया है, मतलब कि दो है। जैसे कि कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और कानपुर को ही चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है। यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि हथकरघा यानी हैंडलूम। देखिए हथकरघा यानी हाथों के द्वारा जो बनाई गई होगी, यानी हैंडलूम जो होगा, यह जो उद्योग है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल, देखिए उद्योग में पूछा है, उद्योग में बिल्कुल राइट हो जाएगा। हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक जो है कहीं ना कहीं जो है यही तो योगदान देता है, मतलब कि आजीविका के लिए। थर्ड है प्लास्टिक सिटी के रूप में जो औरैया का जो है आप लोगों को बताना है कि जो औरैया को जाना जाता है, और जबकि जो कृत्रिम रबर का कारखाना है यह बरेली में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि सत्य। देखिए यहाँ पर थर्ड वाले में थोड़ा सा सस्पेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कृत्रिम रबर का कारखाना दिया है बरेली, क्योंकि यहाँ वर्तमान में 1999 में आई थिंक इसकी जो फैक्ट्री थी यह क्या हो चुकी है, बंद। इसलिए आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है गूगल से भी आप लोग कर सकते हैं, किसी भी सहारे से आप लोगों जो है इसका जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स बताना है कि क्या है। देखिए मेरे हिसाब से जो है इसे तो आप लोग मतलब कि अब फिलहाल तो कोई बात नहीं, लेकिन कृत्रिम रबर का कारखाना रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, सत्य मान ले रहा हूँ। लेकिन देखिए यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इतना आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। फिर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक दो तीनों के तीनों मैं सत्य मान दे रहा हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक सिटी है यहाँ औरैया का जो दिव्यापुर है यहीं पर विकसित किया जा रहा है, यही इसलिए। और कह सकते हैं आंशिक रूप से यह भी सही थे, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम है। यहीं पे अगर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का रबर कारखाना कहाँ पर है, तो मोदीपुर में है। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है मोदीपुर कहाँ पर है, तो मोदीपुर आई थिंक गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं इसे। तो सबसे बड़ा उद्योग विकेंद्रिक यानी कॉटेज कौन सा है, यही हथकरघा, हैंडलूम या टेक्सटाइल यानी जो वस्त्र इंडस्ट्री है यही है। कृषि के बाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला विकेंद्रीकृत उद्योग है। और यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कपड़ा मिले सर्वाधिक है, इसलिए कानपुर में। तो कपड़ा उद्योग के कारण जो है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट या माफ कीजिएगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है कानपुर को। चीनी उत्पादन, तो भारत में जो है फर्स्ट स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। 2024-25 और 2025-26 सीजन में यूपी ने जो है महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन लिया है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत में कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान है। और जूट मिल कहाँ कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो देखिए हम लोग उद्योग प्रमुख उद्योग है, जैसे कि हम लोग चीनी उद्योग देख चुके हैं कि भारत में क्या हो गया चुका है, फर्स्ट हो चुका है। उसी प्रकार जो कॉटन टेक्सटाइल है इसमें थर्ड स्थान पे है। और जूट मिल कहाँ कहाँ पर है, तो कानपुर में है। और सहजनवा में, सहजनवा कहाँ पड़ता है, तो गोरखपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक परीक्षा में आ चुकी है जो सहजनवा जूट मिल है जो गोरखपुर में। और प्लास्टिक सिटी जो औरैया देविया प्लास्टिक वर्क पार्क में। और मेगा फूड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, जगदीशपुर, यह कहाँ पे पड़ता है, अमेठी में पड़ता है। लेदर जो इंडस्ट्री सेंटर है यह कानपुर, जिसे जो है भारत का प्रमुख लेदर सिटी भी कहा जाता है, चर्म उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है कानपुर को। और आर्टिफिशियल जो सिंथेसिस रबर फैक्ट्री है, देखिए यह बरेली दे दिया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि जो सिंथेसिस एंड केमिकल लिमिटेड 1999 में इसे जो है बंद कर दिया गया है। तो आप लोग मतलब कि इसे जो है जरूर मतलब कि थोड़ा सा हो सकता है पेचीदा, लेकिन अभी जो है वर्तमान में बंद है। और उसके बाद फर्टिलाइजर प्लांट जैसे कि उर्वरक कारखाने, यह कहाँ कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में है, कानपुर में है, वाराणसी में है। प्रयागराज का जो फूलपुर है इससे रिलेटेड प्रश्न बन चुका है कि फर्टिलाइजर प्लांट जो है फूलपुर में है कि नहीं, तो प्रयागराज में है। प्रयागराज के फूलपुर में
जिसे जो है इलाहाबाद पहले कहा जाता था। देखिए इलाहाबाद आ चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इलाहाबाद जो मतलब पहले इसे प्रयाग कहा जाता था। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्रयाग से बाद इसे जो है अकबर आया, तो अकबर ने ही तो इसे जो है इलाहाबाद किया था, बाद में चलकर इलाहाबाद बना। और बाद में 2018 में जो है योगी कैबिनेट कह सकते हैं, योगी सरकार ने इसे जो है प्रयागराज कर दिया। तो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख पुराणों में मिलता है तो प्रयाग में मिलता है। उसके बाद अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद यानी कह सकते हैं, जो ईश्वर का निवास का आई थिंक इसका मतलब पूर्ण रूप होता है, तो इसे जो बाद में कालांतर में इलाहाबाद कहा गया। और 2018 में यूपी गवर्नमेंट प्रयागराज कर दिए। देखिए 2018 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नाम आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि प्रयागराज को चेंज किया गया पहले इलाहाबाद, और इसी प्रकार फैजाबाद, फैजाबाद को जो है अब क्या कर दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है फैजाबाद को क्या कर दिया गया है। यदि आप लोगों को मतलब कि आइडिया होगा तो आप लोग बता सकते हैं, फैजाबाद को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी देखिए इसका मतलब कि 2018 में ही नाम चेंज हुआ है फैजाबाद का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्रामा 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इलेक्रामा 2025, तो यह क्या कह रहा है कि यह जो है भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स जो निर्माण उद्योग है, इसका सबसे बड़ा क्या है, द्विवार्षिक कार्यक्रम है। तो इलेक्रामा क्या है, तो जो है भारतीय विद्युत और जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इंडस्ट्री है, इसी का जो है सबसे बड़ा कौन सा, तो द्विवार्षिक कार्यक्रम है। तो 2025 के बाद 27 में आयोजित होगा। तो इसे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, तो बिल्कुल यह राइट है। इसका जो है 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में IEEMA के द्वारा यह आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य या कह सकते हैं केंद्र रहा है, यह केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को थर्मल पावर प्लांट तकनीकों तक सीमित रहा है, तो नहीं, यहाँ पर जहाँ है मतलब कि केवल लग जाए तो आप लोग मतलब कि 90% क्या है चांस गलत ही होगा। तो 1 और 2 क्या है, सत्य हैं, क्योंकि हम लोगों से सही ही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए स्थान जो इलेक्रामा कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर, तो इंडिया एक्सपो मार्ट में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्ट है, मैक्सिमम जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं गौतम बुद्ध नगर में, यह इंडिया एक्सपो जो मार्ट है यहीं पर आयोजित किया जाता है। तो तारीख आप लोग देख सकते हैं 22 से 26 फरवरी 2025 के मध्य इसका कौन सा संस्करण रहा है, तो 16वां। और आयोजक कौन किया है, तो IEEMA। मुख्य बिंदु का क्या रहा है इस पर कार्यक्रम में, तो भारत प्लस विश्व की जो है विद्युत एवं ऊर्जा तकनीकी का क्या करना है, प्रदर्शन करना है, और ई मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। इन्हीं इस पर यह बोल दिया गया। और साथ ही साथ जो है डिजिटल ऊर्जा तकनीकी, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, इंसुलेटर, HVDC सिस्टम, ऑटोमेशन, फॉल्ट डिटेक्शन पर भी इसका जो है महत्व। तो भारत का सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इवेंट हर 2 साल में आयोजित होता है। बिजली सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को यह दिखाता है, जो 2 साल में आयोजित किया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं क्या यह 80 है, और साथ ही साथ जो राज्यसभा की सीटें हैं यह 31 हैं, जो भारत में सर्वाधिक है। तो बिल्कुल राइट है, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं यह क्या है, 80 हैं, और जो है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 31 है, जो भारत के किसी भी राज्य में से क्या है, सर्वाधिक है। यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। राज्य की दूसरी जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो उर्दू है। यह कब बनी, तो 1989 ईस्वी में बनी है। फर्स्ट कौन से, तो आई थिंक सभी को पता होगा, हिंदी है, जो आप लोगों को मतलब कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, और जबकि इसकी क्या है, एक खंडपीठ ये कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, यह भी राइट हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, इसलिए जो है प्रयागराज को कह सकते हैं कि न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी पूछता है तो प्रयागराज हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो है 1827 ईस्वी में, देखिए पहले तो जो उच्च न्यायालय था यह मतलब कि आगरा में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में जो है 1887 ईस्वी में जो है इसे प्रयागराज में ला दिया गया। तो उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में होने के कारण इलाहाबाद को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रशासनिक कह सकते हैं लखनऊ है, और आर्थिक कौन सा है, तो कानपुर है, और धार्मिक कौन है या सांस्कृतिक पूछ लेता है तो कौन हो जाएगा राजधानी, तो वाराणसी हो जाएगा।
4 है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है और 80 जिले हैं। नहीं भाई, 80 नहीं है, देखिए 75 है। 76 प्रस्तावित है, देखिए कब तक बन जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो 4th ऑप्शन है इसमें जो है 75 दिया होता तो क्या हो जाता है, यहाँ सही हो जाता। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ आप लोगों को मतलब कि बहुत यदि पता होगा तो बहुत सरल है, अन्यथा बहुत यहाँ टफ प्रश्न भी बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग यानी जो कल्चर डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1957 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोगों और उनके गठन के वर्षों का सही मिलान कीजिए। जैसा कि फर्स्ट में है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 1993 ईस्वी में स्थापित किया गया था क्या? सेकेंड है उत्तर प्रदेश राज्य जो अल्पसंख्यक आयोग है 1994 में। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग 2004 में। तो सही कोड का चयन करना है। तो देखिए 1993 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जो राज्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि वर्ग जो आयोग है इसकी स्थापना होती है, तो बिल्कुल राइट है। और साथ ही साथ 1994 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक भी मतलब बनता है, यानी 1, 2 सत्य हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा, 2005 में ही तो आया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो सूचना आयोग है यह भी सत्य हो जाएगा। और 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, तो यह भी क्या हो जाएगा, राइट, यानी 4 यानी चारों के चारों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी सभी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो सत्य ही तो पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आया और 94 में क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक आयोग हो जाएगा। और देखिए पहले आ जाएगा सूचना आयोग 2005 में, सॉरी माफ कीजिएगा, बाद में आता है, पहले आ जाएगा राज्य महिला आयोग 2004 में और 2005 में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सीबीएस डिफेंस कब आया था, तो 1982 ईस्वी में। और बैकवर्ड जो क्लासेस कमीशन यानी जो है राज्य पिछड़ा आयोग, तो 9 मार्च 1993 में। अस्तित्व में कब आया, सितंबर 1993 में। और जो माइनॉरिटी कमीशन है यह 1994 अधिनियम के तहत बना। और इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है उत्तर प्रदेश का 14 सितंबर 2005 को। वुमेन कमीशन 2004 में। देखिए अधिनियम कुछ स्रोतों में इसे जो है अक्टूबर 2004 बताया गया है। और सिक्योरिटी कमीशन 2010 में। मूल गठन इसका किया गया 2013 में, पुनर्गठन कह सकते हैं, 2013 में बना, लेकिन मतलब कि इसे जो है पुनर्गठन किया गया 2013 में। और चाइल्ड राइट जो कमीशन है यह आया 2013 में। और एनआरआई डिपार्टमेंट 18 जुलाई 2014 का आया। तो इतना जो है आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है आयोग याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में जो है घोषित महापुरुषों के संदर्भ में उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं और उनके जो उद्देश्य हैं उन्हीं के युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे कि माता जो सवरी योजना है, हम लोग यह देखे थे, कैंटीन से रिलेटेड है। कृषि मंडियों, कैंटीन और विश्रामालय से रिलेटेड है। इसका जो उद्देश्य है क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और माता हिल्याबाई जो होलकर योजना है, यह कामकाजी जो महिला हैं इन्हीं को जो है हॉस्टल में, जैसे कि वाराणसी, मेरठ में आदि में जो है काम दिलाया जाएगा माता हिल्याबाई होलकर योजना के तहत। संत कबीरदास जो योजना है इसके तहत जो है मित्र पार्क का जो है स्थापना किया जाएगा, जिसे टेक्सटाइल पार्क भी कह सकते हैं, यह भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और चौधरी चरण सिंह जो योजना है इसी के तहत जो है लखनऊ में सिड्स पार्क की जो है स्थापना की जा रही है। तो सभी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिलों और मंडलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट कह रहा है कि लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो जो लखीमपुर खीरी है ना, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, बिल्कुल यह क्या है, राइट है। कि इसमें क्या पूछा था, असत्य पूछा था। हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है, बिल्कुल। प्रयागराज सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य जिला है, तो यह भी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है विधानसभा सीटें भी तो ज़्यादा रहेंगी। 403 जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है।
मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, देखिए यहाँ पर सबसे बड़े देने के कारण मतलब कि क्या हो जाएगा रैंक, क्योंकि सबसे बड़ा जो है कानपुर हुआ, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल, इन्हें में कितने हैं तो 6 हैं, और जबकि जो मिर्ज़ापुर आजमगढ़ मंडल है यहाँ पे जो है 3-3। जैसे कि मिर्ज़ापुर में आप लोगों को मतलब कि मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, और साथ ही साथ कौन सा है तो भदोही है, आप लोगों को मतलब ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसे, तो उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोगों को मतलब टिक लगा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ है, जिसमें 6 जिले हैं। सबसे नया मंडल कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे जो है जरूर याद रख लें, क्योंकि नया मंडल है कौन सा तो अलीगढ़। कब बना, 2008 में, हालांकि बहुत पुराना, यानी 2008 में बना है, अब एक ओल्ड हो गया है, आप लोग करंट अफेयर्स याद करिए। मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। और प्रशासनिक संरचना में मंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है, मंडल आयुक्त यानी कमिश्नर होता है, जो कहाँ पे बैठेगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर मंडल मतलब कि मंडल में बैठेगा, आप लोगों की मतलब कि ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं 6780 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी कहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यह कहाँ पर है, यहाँ पर है, किसके अंतर्गत, किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो लखनऊ मंडल के ही अंतर्गत आता है लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है हापुड़ है, इसकी जो मतलब कि एरिया कितना है तो 660 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज हम लोग देख ही चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे 12 जो है विधानसभा सीटें हैं और 8 जो है यहाँ पर तहसीलें भी हैं, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट भी है। सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा है, और सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश की जो वास्तुकला शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, परीक्षण करना है। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है कि जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है, यह शर्की वास्तुकला शैली के क्या है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि जौनपुर में ही तो शर्की साम्राज्य मतलब का स्थापित हुआ था, इसलिए जो अटाला मस्जिद है शर्की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, यह एग्जाम्पल है। सेकेंड कह रहा है कि लखनऊ का जो बड़ा इमामबाड़ा है, यह आधुनिक वास्तुकला की जो लखनऊ शैली का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक शैली बड़ा इमामबाड़ा सही है, क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में है, इसलिए लखनऊ शैली कह सकते हैं, लेकिन इसका कह सकते हैं आप लोग नवाबी शैली, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा नवाबी, क्योंकि लखनऊ पर कहीं ना कहीं नवाब ने शासन किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ शैली आई थिंक सही होगा। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हैं, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तो अटाला मस्जिद हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आई थी, और उसके बाद हम लोग जौनपुर का देख लेंगे, उस भी सॉरी अटाला मस्जिद जौनपुर का है, और उसके बाद हम लोग क्या था, बड़ा इमामबाड़ा भी, बड़ा इमामबाड़ा आई थिंक लगा है, बिल्कुल लगा है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं अटाला मस्जिद को। तो ये रही अटाला मस्जिद। आप लोग जौनपुर से कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश का जो है कह सकते हैं भारत का सिराज हिंद भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है जो मध्यकालीन जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे मतलब कि शिक्षा के लिए है उत्तर भारत का जो है केंद्र बन चुका था, इसलिए ईश्वर शाह सूरी जो है यहीं पर जो है शिक्षा ग्रहण किया था, कहाँ पर तो जौनपुर ही में ही। महत्व क्या रहा है, तो शर्की वास्तु जो कला है इसका जो है सबसे खूबसूरत और प्रमुख नमूना है। इतिहास तो निर्माण, देखिए निर्माण शुरू किया है फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसे पूरा किसने किया, तो इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 ईस्वी में। तो कहीं कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा बनाया है, तो इब्राहिम शाह शर्की ही आ जाता है। तो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा 1408 ईस्वी में से जो है पूर्ण किया गया। विशेषताएं क्या रही हैं इसकी, तो सबसे बड़ा जो है सामने जो है बहुत बड़ा और ऊंचा जो है पिस्ता यानी तोरण द्वार जैसा शर्की शैली की पहचान है। मतलब कि इसके जो है तोरण द्वार है, मतलब बहुत बड़ा है, आप लोग देख ही सकते हैं, और ऊंचा पिस्ता तक, जिसे क्या कहते हैं तोरण द्वार जैसा है, जो शर्की शैली की क्या है यह पहचान है। इसमें कोई मीनारें नहीं है, यानी दूसरी मस्जिदों की तरह यह नहीं है, क्योंकि मस्जिदों में आप लोग देखे होंगे कि 4 मीनारें या 2 मीनारें कहीं ना कहीं मतलब लगी हुई होती है, तो कोई मीनार इसमें नहीं है, इसकी क्या है कह सकते हैं विशेषता है। और हिंदू
और इस्लामी जो वास्तुकला है इसका क्या है, सुंदर सम्मिश्रण है। स्तंभों और सजावट में भारतीय हिंदू का प्रभाव भी साफ इसमें देखा जा सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। यहीं पर किसने किया, देखिए पहले जो है कह सकते हैं कि अब जो मतलब कि इनकी राजधानी हुआ करती थी जो नवाबों का, मतलब कि फैजाबाद, लेकिन जो आसफुद्दौला है यह जो है मतलब कि ले आया था ये, मतलब कि फैजाबाद से, जो वर्तमान में अयोध्या है यहीं से जो है लखनऊ में। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में कहाँ पर है, तो लखनऊ में जो है यह बड़ा इमामबाड़ा है। यह जो है इसके जो है अन्य नाम कौन सा है, तो अस्फी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इतिहास तो बनवाया किसने, तो नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में। उद्देश्य क्या रहा है, तो देखिए यह जो बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है उस समय क्या पड़ रहा था, तो अकाल, खाने पीने का कुछ था ही नहीं, लोग वैसे बैठे थे, तो इन्होंने सोचा कोई काम करवा लेते हैं, उन लोगों को बदले में पैसा मिल जाएगा उन लोगों को। तो इन्होंने जो है आसिफउद्दौला जो था उस समय का नवाब, ये जो है बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, मतलब कि अकाल के समय लोगों को काम देकर मदद करना, यानी फेमाइन रिलीफ के लिए जो है बनाया गया। विशेषताएं क्या रही हैं, तो यह जो है बिना स्तंभों वाला हाल है, लगभग क्या है इसकी 50 मीटर और लंबा है, और साथ ही साथ 15 मीटर जो है यह ऊंचा है। यानी कह सकते हैं जो इसमें है 50 मीटर क्या है लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है, और बिना स्तंभ वाला वाल है, और बिना किसी स्तंभ या बीन के रूम पर बना, यह इंजीनियरिंग कमाल है इसका। इसमें जो है भूल भुलैया 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं जो दुश्मनों को भटकाने के लिए यूज होते थे। रूमी दरवाज़ा जो बड़ा इमामबाड़े है इसका जो है मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे कांस्टेंटिनोपल के गेट से प्रेरित, मतलब कि जो रूमी दरवाज़ा है यहाँ जो है कांस्टेंटिनोपल के जो गेट है उसी से प्रेरित है, यानी उसी के आधार पर यह बनाया गया है। 19 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक परियोजनाओं के क्या लिए, परियोजनाओं के लिए जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। देखिए क्या करना है, 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के मुक्त ऋण प्रदान करना है, अकॉर्डिंग टू मतलब कि इसके दिए गए जो एलिजिबिलिटी रहेंगे। तो यह क्या है, बिल्कुल राइट है, माई युवा के संदर्भ में क्या हो जाएगा, यहाँ सत्य हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत यदि आप लोग जो है 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप लोग किसी भी बैंक से, मतलब जिसमें खाता हो आप लोग ले सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि केवल वे युवा इस योजना के पात्र होंगे जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है इसमें जो है प्रशिक्षण के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया होगा। नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर लाभार्थी को जो है दूसरे चरण में लगभग 7.5 लाख रुपए यानी 7.5 लाख रुपए तक के लोन, मतलब कि 7.5 लाख रुपए तक के समय समग्र ऋण के लिए भी पात्र हो सकते हैं। तो यदि आप लोग जो है 5 लाख का ऋण ले लेते हैं, यदि आप लोग इसे जो है टाइम टू टाइम लोन चुका देते हैं तो आप लोगों को दूसरे चरण में 7.5 लाख का भी लोन मिल सकता है। यह कह रहा है तो बिल्कुल क्या है, राइट है। यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं माई युवा उद्यमी विकास अभियान। तो हाल ही में जो है देखिए अभी जो है ये जो परियोजना है यहाँ गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में मतलब कि लगाया गया था यहाँ पर इसका शिविर, इसलिए जो है यहाँ के जो 2500 यहाँ के जो लगभग 25 युवाओं को जो है 100 करोड़ का जो है ऋण वितरित किया गया, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है इसी के तहत 21 जो युवा हैं इन्हें जो है टूल किट भी दिए गए। कहाँ पर, तो गोरखपुर और जो बस्ती मंडल है यहाँ पर। मुख्य लक्ष्य तो हर साल 1 लाख जो है युवा उद्यमी तैयार करना है। 10 साल में कुल 10 लाख जो युवा उद्यमी हैं उन्हें जो है स्वरोजगार अवसर देना है। 5 लाख तक जो है मुक्त ब्याज और बिना गारंटी का ऋण। देखिए बिना गारंटी का, आप लोगों को कोई बिना गारंटी नहीं, मतलब बिना गारंटी का मिल जाएगा। बजट इसके तहत जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1000 करोड़ आवंटित किया गया था। पात्र आप लोगों की उम्र जो है 21 से 40 के मध्य होनी चाहिए, और न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता मानी गई है इसमें 8वीं पास होना चाहिए। दूसरा जो फेज रहा है, तो पहले ऋण का सफल भुगतान करने पर आप लोगों को 7.5 लाख तक का जो है अतिरिक्त ऋण मिल सकता है। उद्देश्य क्या रहा है,
तो युवाओं को जो है नौकरी ढूंढने वाले से रोजगार देने वाला बनाना है और नए एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो एमएसएमई है उसे स्थापित करना है। शिक्षित और कुशल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पुष्प है पलाश, इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि पलाश जो है लोक साहित्य में जंगल की आग के रूप में वर्णित है। बिल्कुल, यानी फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, फायर भी कहा जाता है पलाश को। तो यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या है, पुष्प है, कौन सा है, तो पलाश। इसके जो फूल होते हैं और पत्तियों का जो उपयोग है मधुमेह और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के उपचार में किया जाता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और पलाश के फूलों का उपयोग जो है होली के रंग बनाने में होता है। यानी 1 और 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। यानी तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह रहा पौधा पलाश का। तो राजकीय पुष्प है, इसके जो है वैज्ञानिक नाम ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा है। 4 जून 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब कि इसे लिया गया। इसका अन्य नाम टेसु है, ढाक है, खाकरा है। इसे जो है वनस्पति की भी अग्नि भी कहा जाता है। बसंत ऋतु में इसके जो है लाल नारंगी फूल खिलते हैं। और धार्मिक महत्व क्या है, तो अग्निदेव से जुड़ा हुआ है। उपयोग तो दवा बनाने में, होली के रंग बनाने में। मुहावरा, तो इसके जो है 3 पत्तों के गुच्छों की वजह से इसे जो है ढाक 3 पात मुहाना भी कहा जाता है। यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसके जो है फूलों से होली का प्राकृतिक रंग हुआ और इसकी पत्तियों से जो है पत्तल भी जो हैं दोने भी बनाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।